गुनाह के राह में दो प्रेमी। सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था, जिसके निचले तल पर उनकी सोने चांदी की ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिरका गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज लगाई, लेकिन ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजाना उसकी आवाज सुनते ही सौरभ बाहर झांकता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देता। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं, जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर। शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बंधे हुए पड़े पाया। उसे उस हालत में देखकर ही लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। विनोद घबराकर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में पास पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से अविलंब थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना भेज दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपटी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपटी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ और सीओ मीरगंज मनोज कुमार पांडे भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के प्लॉट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था, जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसा रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे व अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले थे। इसी बीच सूचना पाकर बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी व अन्य घर वाले आ गए। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि गत दिवस 2 मई को सौरभ अकेला था। उसकी पत्नी शैली 2 मई की सुबह नोएडा चली गई थी।
उस दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिक छुट्टी थी। सुबह पत्नी को टेरन में बैठाने के बाद सौरभ अपनी नानी की अंत्येष्टि में बछला गया था। उसकी नानी की मौत भी 2 मई की सुबह हुई थी। नानी की अंत्येष्टि में वह गया तो था, लेकिन घर वालों के रोकने के बावजूद जल्दी चला आया था। घटनास्थल के मुआयने और पूछताछ के बाद यह नतीजा निकला कि इस घटना को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। हत्यारों को यह बात अच्छी तरह पता थी कि सौरभ घर पर अकेला है, उसकी पत्नी शैली बाहर गई हुई है। इसीलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई। हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वाले को सौरभ अच्छी तरह जानता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक अंदर मौजूद शख्स ताला न खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक दरवाजा था, वह भी अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजों पर लगी कुंडियां सही सलामत थीं। इसका मतलब था कि सौरभ ने ही अपने किसी परिचित को देखकर दरवाजे खोले होंगे और उसे ऊपर ले गया होगा। रात 9 बजे सौरभ ने विनोद को फोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह नहीं आ सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ की लाश पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी भेज दी। मौके पर मिले सौरभ के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। उधर सौरभ की पत्नी शैली को पति की मौत की खबर मिली तो वह देर शाम दिल्ली से वापस आ गई। सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध भादंवी की धारा 394 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी शैली को की थी। उससे पहले उसने 9 बजे विनोद से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर पर भी हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उसके पहले दिन भी कई बार देर तक बातें की गई थीं। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने उस नंबर के बारे में विनोद से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली पूजा शर्मा का था। विनोद उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि सौरभ ने उसे भेजकर कई बार पूजा का मोबाइल रिचार्ज कराया था। इससे पुलिस को यह मामला अवैध संबंधों का लगा। पुलिस ने पूजा के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिली। पता चला कि वह 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ भाग गई थी। राकेश पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर का रहने वाला था। राकेश और पूजा का एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बराबर बात करना इस बात की ओर इशारा करता था कि संभवत उन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या करके लूट को अंजाम दिया था। सौरभ के बेहोश होते ही पूजा ने राकेश को फोन करके आने को कह दिया। लगभग 11 बजे राकेश आया तो पूजा उसे शटर उठाकर अंदर ले आई। आने के बाद राकेश सौरभ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वह होश में आया तो राकेश ने 315 बोर का तमंचा तानकर सौरभ को पेट के बल लेटने की हिदायत दी। डरकर सौरभ पेट के बल लेट गया। पूजा ने सौरभ के हाथ पीठ की तरफ लाकर अपने दुपट्टे से बांध दिए। साथ ही उसने सौरभ के पैर भी उसकी शर्ट से बांध दिए। इसके बाद राकेश ने अलमारी की चाबी मांगी तो सौरभ ने देने से इनकार कर दिया। इस पर राकेश ने उसे डराने के लिए तमंचे से एक हवाई फायर किया। उसने एक बार फिर चाबी मांगी, लेकिन सौरभ ने चाबी देने से फिर मना कर दिया। इस पर राकेश को गुस्सा आ गया
और उसने सौरभ की कनपटी पर तमंचे की नाल रखकर गोली मार दी, जो कि गर्दन के पार होते हुए बाहर निकल गई। सौरभ ने उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वह गिर पड़ा, जिससे मेज पर रखा फ्रूटी का गिलास टूट गया। उसी गिलास के टूटे कांच से राकेश ने सौरभ की गर्दन काटी। उसके बाद उसने बेल्ट से उसका गला कस दिया, जिससे सौरभ की मौत हो गई। सौरभ को मौत के घाट उतार कर राकेश और पूजा ने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें रखी 650 ग्राम ज्वेलरी और लगभग 4000 रुपए निकाल लिए। यह सब करते करते रात का 1 बज गया था। काम हो गया तो दोनों वहां से निकल आए। राकेश ने बाहर आकर अपनी बाइक ढूंढी, लेकिन बाइक नहीं मिली। बाइक सिपाही थाने ले गए थे। राकेश ने बैंक्वेट हॉल के बाहर खड़ी एक बाइक में अपनी चाबी लगाई तो वह स्टार्ट हो गई। उसी बाइक पर बैठकर दोनों वहां से निकल गए। राकेश के बहन भनोई बरेली के भोजीपुरा थाने के चौपारा गांव में रहते थे। राकेश पूजा को साथ लेकर रात 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया। 2 दिन दोनों वहीं रुके। इसी बीच राकेश ने अपने घर जाकर लूटी गई ज्वेलरी और रुपए भैंसों के बाड़े में चारा रखने वाली नांद के नीचे जमीन में छिपा दिए। लूट का माल ठिकाने लगाकर वह अपनी बहन के घर आ गया। फिर 5 मई को दोनों नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आए। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से वे बाहर आकर खड़े ही हुए थे कि फतेहगंज पश्चिमी थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर चुराई गई 650 ग्राम ज्वेलरी और 4000 रुपए भी बरामद कर लिए। हत्या में प्रयुक्त बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। आवश्यक लिखापढ़ी के बाद दोनों को सीजेएम की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूजा और राकेश गंगवार एक दूसरे को प्यार करते थे, यह गलत नहीं था। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, इसे भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने प्यार को मंजिल देने के लिए जब वे गुनाह के रास्ते पर उतर गए तो अंजाम बुरा ही होना था। तो चलिए अब आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।